गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। सो प्यारे बच्चों, आज हमारा द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। यहां पर ग्राफ्स एंड थ्योरी बहुत बार पूछे जाते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन एम्प्लॉयमेंट का ये थर्ड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया, दूसरे वाले में शॉर्ट रन के बारे में बताया। आज हम एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये अलग क्या है सर बाकी दो चैप्टर से? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड में प्यारे बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते थे। सेकंड चैप्टर शॉर्ट रन में हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते थे, और आज वाले चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको इक्विलिब्रियम बोला दैट इज शॉर्ट रन है, कभी भी क्वेश्चन में फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया 99.99 या 100% दैट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो मैंने बता दिया। अब फटाफट ये बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था सर? इक्विलिब्रियम तो सब समझ में आया, जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है, या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कंट्री में जितने भी आउटपुट के रिक्वायरमेंट्स है, या कंट्री में जितना कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, वो पूरा कैपेसिटी लगा दिया है, फुल एम्प्लॉयड है। जितने भी पीपल को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कंट्री में जितने भी पीपल है दे ऑल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, दैट इज सेड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट। कंट्री में जितना आउटपुट प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन वो कर रखा है, दैट इज सेड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां तक आप एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर चलना, बिकॉज विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको एग्जाम देना है। चल, ये तो मैंने डिस्कशन करा रखा है। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या सबसे पहले वो डिस्कशन करते हैं, और लिमिटेड चीज ही पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज एक्सेस डिमांड, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। पार्ट वन डन है। सेकेंड पार्ट में अगेन व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड क्यों अराइज होते हैं, एंड इंपैक्ट, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो डिस्कशन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन, थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। एंड फोर्थ पार्ट डिस्कशन करेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अब ये प्रॉब्लम हो रहा है तो करना पड़ेगा, तो मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, एंड मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। इससे ज्यादा ना आएगा ना पढ़ना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब फटाफट जाकर चैप्टर डिस्कशन करते हैं। चल, स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी रहना प्यारे बच्चों। सबसे पहले व्हाट इज एक्सेस डिमांड? सो एक्सेस डिमांड ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, डिमांड ज्यादा है। So excess demand refers to the situation when aggregate demand is more than aggregate supply as compared to full employment output, which gave rise to inflationary gap, and inflationary gap refers to the situation, आप देख सकते हो, where actual aggregate demand is more than desired aggregate demand। ये था। अच्छा, एक चीज सबसे पहले आप जान लो, ये चैप्टर पूरा प्लान्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता है। तो आप हमेशा याद रखना इट्स प्लान्ड नॉट एक्चुअल, एस्टिमेटेड होता है। तो अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया? एक्सेस डिमांड का मतलब हो गया जब जहां पर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। मतलब इकोनॉमिस्ट जो है वो प्लान किया, ये इकोनॉमी प्लान किया कि कोई कितना भी कंट्री में डिमांड कर ले, भैया कितना भी कोई डिमांड कर ले, वो 500 से ज्यादा नहीं करेगा कोई कंट्री डिमांड। कितना भी कोई डिमांड कर ले, कोई कितना भी खरीद ले, कोई कितना भी 2 बार 3 बार कितना भी खरीद ले, तो भैया इससे ज्यादा नहीं खरीदेगा, प्लान था। बट जब एक्चुअल पता चला, तो पता चला भैया एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हो गया है आपका 800, तो ये डिमांड बढ़ गया 300 से। अब कंट्री का एग्रीगेट, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है आपका 800 है, ठीक है, और डिजायर क्या था 500। अब कंट्री का प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्कशन कराया था कि कंट्री का कैपेसिटी था प्रोडक्शन बढ़ाने का, बट इस चैप्टर में दे ऑल आर फुल एम्प्लॉयड, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, दे आर नॉट हैविंग एनी कैपेसिटी टू इंक्रीज एनी टाइप ऑफ आउटपुट एनी मोर, और वो ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, तो ना चाहते हुए भी, अब डिमांड जबरदस्ती तो किसी का कम नहीं करा सकते, तो ना चाहते हुए भी इकोनॉमी में प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो सके, इक्वल हो सके, जिसके चक्कर में इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आता है, एंड इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप।
दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस डिमांड जो हमने यहाँ डिस्कशन करा है. एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई as compared to full employment level of output, which gave rise to inflationary gap. And inflationary gap refers to the situation where actual aggregate demand is more than desired aggregate demand. वो actually जो प्लान करके चले थे वो था 500, बट जब एक्चुअल पता चला बोला भैया ये तो 800 हो गया. अब क्या करना पड़ेगा? तो इकोनॉमी में प्राइस को बढ़ाते गए जिससे इन्फ्लेशन आते गया एंड आते गया. दैट इज ऑल अबाउट एक्सेस डिमांड. चल ये तो हो गया. अब फटाफट इसको ग्राफ के वे में पढ़ते हैं और बताते हैं कि भैया बनता कैसे है. चलो अब एक्सेस डिमांड क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो बता दिया. अब एक्सेस डिमांड का ग्राफ, y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सेस डिमांड. इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताएंगे. मेक श्योर करना आप नामकरण के बिना मत बनाना. अब यहां पर जाएगा इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. डन. अब अगेन y और as, ठीक है, ये 45 डिग्री पे रहेगा बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. सो अब एग्रीगेट डिमांड बना दिए AD इक्वल्स टू C प्लस I. डन. AD स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट T, जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रखा है दैट इज सेड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट. अब इसको लिख दो यहां पर आप फटाफट, डिनोटेड बाय E. इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट वेयर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई. ये डन हो गया. अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है. एग्रीगेट कंट्री का डिमांड कब बढ़ता है या हमारा डिमांड कब बढ़ता है? जब हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं. सिमिलरली कंट्री का डिमांड कब बढ़ेगा? जब कंट्री अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा. सो ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट aggregate demand rises from 80 to 81 representing C plus I plus change in I. चलो ये हो गया. अब इसको T1 कर दो. अब इस वाले गैप को बोलते हैं EF हो गया. and this gap is said to be inflationary gap. इस गैप को बोलते हैं inflationary gap. याद रखना ये इन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस गैप को बोलते हैं inflationary gap. वेरी डर्टी हैंडराइटिंग. ओफो. इन्फ्लेशनरी गैप, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. अब ये तो मैंने बता दिया ग्राफ बनाकर, बट द प्रॉब्लम इज दैट बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं. गलती क्या करते हैं वो मैं फिर से बनाकर दिखा रहा हूं. जब आप एक्सेस डिमांड बना रहे हो तो आप सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट बनाकर आप फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा दो. उसके बाद आप एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करना जिससे आपका ग्राफ हमेशा सही बनेगा. आप देख सकते हो ये पार्ट हुआ आपका इन्फ्लेशनरी गैप. ये जो ट्रायंगल ऊपर बनता है दैट इज सेड टू बी एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं. ठीक है. बहुत बच्चे क्या करते हैं वो इस तरीका से बना दिए. अब ये बनाने के बाद इसको मीट करवा दिए या मीट कराने से पहले ही वो क्या करते हैं ये पहले वो ड्रॉ कर दिए. ड्रॉ करने इसको ड्रॉ कर दिया. ड्रॉ करने के बाद वो यहां से ड्रॉ कर देते हैं जिसके चक्कर में आप देख सकते हो यहां पर ट्रायंगल ऊपर बन रहा और यहां पर ट्रायंगल नीचे बन रहा. तो भैया ये ग्राफ तो गलत हो गया. इसलिए आप मेक श्योर करके चलना पहले आप फुल एम्प्लॉयमेंट बना दो इस तरीका से, इसको मीट करवा दो, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड को एक्सटेंड कर दो. तो भैया आपको कन्वीनियंटली विदाउट एनी मिस्टेक आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा. चल ग्राफ भी मैंने बनाकर दिखा दिया. तो ये था आपका एक्सेस डिमांड के बारे में ग्राफ. अब इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करते हैं. चल सो अगेन आप देख सकते हो सेम ग्राफ है. अगेन जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे. इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. OY is the income curve passing through origin at 45 degree which is equals to AS, Y और AS. चलो डन. अब अगेन एग्रीगेट डिमांड मैंने बनाया था. So aggregate demand is starting from point T on Y axis representing AD equals to C plus I. Done. The point where aggregate demand curve and aggregate supply curve intersect with each other, that point is known as full employment equilibrium point या full employment output, which is denoted by E, where planned AD is equals to planned AS. जहां पर planned aggregate demand and planned aggregate supply equal, कहां पर? At OM level of income, output and employment. Done. ये तो हो गया. अब ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड राइजेस फ्रॉम AD टू AD1. अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण क्या हुआ एग्रीगेट डिमांड राइज हो गया.
from 80 to 81 representing AD equals to C plus I plus change in I. अब इन्वेस्टमेंट कब, एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ा, जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, which gave rise to inflationary gap, जिससे इन्फ्लेशन आ गया, and this point EF is said to be inflationary gap. The graph का explanation done. चल, तो एक्सेस डिमांड मैंने बता दिया, एक्सेस डिमांड का ग्राफ मैंने बता दिया, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेस डिमांड बता दिया. अब सर ये एक्सेस डिमांड सर मैंने समझ तो आया, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्यों होता है, कंट्री में इतना डिमांड क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे 6 रीजंस है जो एक कदम एग्जाम में आएंगे. क्या रीजन है? सबसे पहले राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब कंट्री का कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा. अब हमारा कंजम्पशन, पहले सपोज हम 4 रोटी कंजम्पशन करने का कैपेसिटी रखते थे, अब हम 8 रोटीज कंज्यूम कर रहे हैं, चपातीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा कंजम्पशन का कैपेसिटी बढ़ा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा. सिमिलरली राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब हमारा कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ गया, जब कंट्री का कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ गया तो कंट्री का डिमांड बढ़ गया, एंड कंट्री का डिमांड बढ़ा मतलब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया. चल, डन हो गया पहला डन. रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्सेस. अब गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट घटा दिया, सपोज वो 50 ज्यादा है, अगर सपोज 20% से वो टैक्स रेट घटाकर अगर वो 10% कर देगा तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर गुड्स. जब गवर्नमेंट टैक्स ही कम कर देगा तो पीपल ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, एंड जब पीपल ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे अगेन दिस गिव राइज टू एक्सेस डिमांड, जिसके चक्कर में एक्सेस डिमांड भी हो जाएगा, कंट्री का डिमांड और बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, पहले गवर्नमेंट खर्च करता था, सपोज गवर्नमेंट अर्लियर यूज्ड टू स्पेंड सपोज अपने रेवेन्यू से 20% ऑफ रेवेन्यू वो हम पर खर्च करता था. अब इंस्टेड ऑफ 20% वो 40% वो स्पेंड करने लग गया, हम पर 40% खर्च करने लग गया, तो ऑब्वियसली विल डिमांड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ा देंगे, व्हिच गिव राइज टू अगेन एक्सेस डिमांड, जिससे कंट्री का एक्सेस डिमांड और बढ़ जाएगा, कंट्री और डिमांड करने लग जाएगा. राइज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, हम पहले इन्वेस्टमेंट कम करते थे, अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं. अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द बैंक. बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दिया, पहले वो 11% था, ये 11 पहले 15% था, अब वो इंटरेस्ट घटाकर वो 8% कर दिया. ऑब्वियसली जब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर कमोडिटी, ज्यादा से ज्यादा पीपल अपना डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा, और जब कंट्री का सारा पीपल एक साथ अपना डिमांड बढ़ाएगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा. अगेन फॉल इन इंपोर्ट. इंपोर्ट घट गया, फॉल इन इंपोर्ट, अगेन इंपोर्ट घट गया. इंपोर्ट क्यों घटेगा? बिकॉज अगेन ये बनाकर ड्रॉ कर रहा हूं, इंडिया एंड ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया. अब इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करवाता था, अब इंपोर्ट कराना बंद क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ हायर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत महंगा हो चुका है. जैसे एग्जांपल, अभी वॉर चल रहा है, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्रूड ऑयल आता है, बहुत सारा चीज आता है, अब वो वॉर के चक्कर में प्राइसेस और इंक्रीज कर देगा, बहुत महंगा हो जाएगा. अब हम डिमांड कम तो नहीं करेंगे, अब वो चीज का डिमांड हम अपने कंट्री में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा कंट्री का डिमांड बढ़ गया. तो सेम चीज बोला गया है कि एक्सेस डिमांड टुक प्लेस बिकॉज ऑफ फॉल इन इंपोर्ट. इंपोर्ट घट गया, इंपोर्ट क्यों घटा? बिकॉज ऑफ हायर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस, जिससे हमारा इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बढ़ गया, और ये इंटरनेशनल मार्केट प्राइस हाई होने के कारण हम अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए, तो अपने कंट्री का डिमांड अगेन बढ़ गया, दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड. अगेन राइज इन एक्सपोर्ट. हम अपने कंट्री से एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हुआ? इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडिया से क्या हुआ? सारे देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सामान खरीदने लगे. अब कहीं से हम सामान क्यों खरीदते हैं? सपोज शॉप नंबर 1 है, शॉप नंबर 2 है, वन सेम चीज हम शॉप नंबर 1 को छोड़कर शॉप नंबर 2 में क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज शॉप नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा सस्ता बेच रहा है. सेम चीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से सामान क्यों खरीदना स्टार्ट कर देगा? बिकॉज इंडिया में चीप सामान है, सस्ता सामान है, जिसके चक्कर में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. अब कंट्री का जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री का ऑन द अदर हैंड डिमांड बढ़ते जाएगा, एंड ये डिमांड बढ़ने के कारण इट गिव राइज टू एक्सेस डिमांड. सो दीज आर द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड. For example, rise in propensity to consume. In this, excess demand took place because of increase in consumption expenditure and decrease in saving. Reduction in rate of taxes. In this, excess demand took place because of decrease in rate of taxes by the government.
increase in government expenditure. In this, excess demand took place because of increase in expenditure by the government. Increase in investment expenditure. Excess demand took place because of increase in investment expenditure due to fall in rate of interest by the banks. Fall in import. In this, excess demand took place because of fall in import because of higher international market price, which gave rise to excess demand. Rise in import. Import क्यों बढ़ेगा? Because rise in export because of lower domestic market price. Reason VVIP. ये पूरा का पूरा VVIP है भैया, आएगा ही आएगा. चल, ये सारा रीजन के चक्कर में कंट्री का डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, जिसके चक्कर में एक्सेस डिमांड हो गया. कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी के बियॉन्ड में डिमांड चल गया. चल, अब इसके कारण इंपैक्ट भी कुछ आएगा. तो इंपैक्ट प्यारे बच्चों तीन चीज पर इंपैक्ट दिखेगा: आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल. अब इतना डिमांड बढ़ गया, क्या आउटपुट बढ़ा सकते हैं? नहीं सर. प्रीवियस चैप्टर में बढ़ाया था, बट इस चैप्टर में नहीं बढ़ाएंगे. रीजन बिहाइंड इकोनॉमी इज ऑलरेडी एंजॉयिंग फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फुल आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पे वो एंजॉय कर रहा है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कंट्री का जितना कैपेसिटी था, दे ऑल हैव यूज्ड दैट कैपेसिटी. So there is no any possibility to increase output. आउटपुट बढ़ाने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. चलो, एम्प्लॉयमेंट. जब आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? जब आउटपुट ही नहीं बढ़ा सकते तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे? अगेन नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एंजॉयिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. जनरल प्राइस लेवल में चेंज आएगा बिकॉज अगेन डिमांड बहुत ज्यादा हो गया. और डिमांड और सप्लाई को बराबर रखने के लिए वी विल इंक्रीज प्राइस. प्राइस को बढ़ाते जाएंगे विच गिव राइज टू इन्फ्लेशन. जिससे इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आ जाएगा. सो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट ऑफ एक्सेस डिमांड डन. होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. सो कभी भी अगर ये जनरली क्वेश्चन 4 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बट जनरली 4 मार्क्स में आते हैं. तो कभी भी ये क्वेश्चन आए, व्हाट इज एक्सेस डिमांड, लिख देना. ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, ये पूरा का पूरा लिख देना. या कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉपरली वो स्पेसिफाई कर देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड. ठीक है, राइट द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट, वो भी पूछा जाता है. ये पूरा का पूरा लिख देना. या कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा कि एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम एग्रीगेट सप्लाई. लिख देगा एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट बोला भैया, आई गॉट मुझे पता चल गया, इट्स टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड. ये चीज लेकर चलना. ठीक है प्यारे बच्चों. लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे इक्विलिब्रियम बोला, नो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड, इट्स टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन. लेकिन जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया आई गॉट, इट्स टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई. चलो सर इतना अच्छा बताए बच्चों, गलती मत करके आना यार. चलो ये भी डन हो गया. अब आता डेफिशिएंट डिमांड. सेम चीज पढ़ेंगे बट डिफरेंट. अब डिमांड बढ़ गया तो वो डिस्कशन कर रखा है मैंने. अब डिमांड घटेगा क्यों? सो अगेन डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम हो गया. डिमांड कम कब हो गया? अब कंट्री ने प्लान किया कि भैया कोई कितना भी कम करे, कोई कितना भी कम करे तो भैया एटलीस्ट वो 500 यूनिट्स, एटलीस्ट वो 500 यूनिट्स टू डिमांड करेगा ही करेगा. कोई कितना भी कम करे, एटलीस्ट मिनिमम 500 तो डिमांड करेगा ही करेगा. बट जब एक्चुअल का पता चला तो पता चला भैया इससे भी कम हो गया. डिमांड तो भैया 300 हुआ, 200 का कमी आ गया. कंट्री ने प्लान किया कोई कितना भी कम कर दे, कोई कितना भी हेट करेगा तो कम से कम 500 यूनिट्स तो वो परचेस करेगा ही करेगा. लेकिन जब एक्चुअल पता चला तो भैया उससे भी कम हो गया, 300 हो गया. तो अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. दैट इज ऑल अबाउट डेफिशिएंट डिमांड. कंट्री ने प्लान किया भैया वो कम से कम 500 खरीदेगा कोई, बट उससे भी वो डिमांड कम हो गया. That is said to be deficient demand. So deficient demand refers to the situation. Deficient नहीं deficient होगा, mistake है यहाँ पर. Deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply as compared to full employment level of output, which gave rise to deflationary gap. And deflationary gap refers to the situation where actual aggregate demand is less than desired aggregate demand. अब जब कोई कंट्री खरीद ही नहीं रहा है, खरीदना ही नहीं चाहता है, तो वो क्या करना पड़ेगा? अब डिमांड एंड सप्लाई को भैया बराबर तो करना पड़ेगा. अब इक्वल करने के लिए प्राइस को घटाएंगे.
तब तक डिक्रीज करते जाएंगे जब तक एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ना हो जाए, जिसको हम लोग डीफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, या डीफ्लेशन आ जाएगा। डीफ्लेशन मतलब कोई नहीं खरीद रहा तो पैसा को कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, एंड कम करते 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 इट विल गिव राइज टू डीफ्लेशनरी गैप। चल, डन हो गया। अब फटाफट इस ग्राफ को भी बनाकर देखते हैं। चल, स्ट्रेट लाइन सर, बहुत खतरनाक स्ट्रेट लाइन बनाया आप। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, बाबू नामकरण के बिना मत बनाना, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, अगेन यहां पर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, डन। अगेन वाई और एएस कितने डिग्री पे रहता है? 45 डिग्री पे। अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, चलो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। AD इक्वल्स टू C प्लस I, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट D। अब एग्रीगेट डिमांड घट गया है। अब डिमांड घटता कब है? जब पीपल अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। जब हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, अपना डिमांड कम कर दिए। जब कंट्री का सारा पीपल अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिए ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंट्री का डिमांड घट जाएगा। तो सबसे पहले ये फुल एम्प्लॉयमेंट बना दिए, डिनोटेड बाय E। ये एट OI लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वेयर प्लान्ड AD इक्वल्स टू प्लान्ड AS, ये था। अब डिमांड घट गया, डिमांड घटने से इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। AD इक्वल्स टू C प्लस I माइनस चेंज इन I। अब ये हो गया आपका डीफ्लेशनरी गैप। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया डीफ्लेशनरी गैप। सो इसको एरो देकर लिख देंगे, डीफ्लेशनरी गैप। ये हो गया आपका डेफिशिएंट डिमांड। अब ये T1 कर दो। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका डेफिशिएंट डिमांड। ग्राफ आपका बन चुका है। आपको मैं बनाकर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको बनाने का प्रोसीजर भी समझ में आए। बहुत बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख लेना कि बनाने का तरीका कैसा है, प्रॉपर नामकरण के साथ ही बनाना है। चल, डन हो गया। अब अगेन पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। In the given figure, y-axis represent aggregate demand and aggregate supply. X-axis represent income, output, and employment. OY is the income curve passing through origin at 45 degree, which is equals to AS. AD starting from point T on y-axis, representing AD equals to C plus I. Done. अब intersection दिखाएंगे. So the point where aggregate demand curve and aggregate supply curve intersect with each other, that point is known as full employment point, which is denoted by E, where planned AD is equals to planned AS, जहां पर planned AD and planned AS बराबर है, कहां पर? at OM level of income, output and employment. So due to decrease in investment expenditure, investment कम हो गया, so aggregate demand falls from AD to AD1, representing AD equals to C plus I minus change in I, which gave rise to deflationary gap, and EFG is the in deflationary gap, जिसको हम क्या बोलेंगे? deflationary gap. चल, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन डन। अब कंट्री में क्यों डेफिशिएंट डिमांड आ रहा है? कंट्री में डिमांड कम क्यों हो गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अब फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रीजन, हर चीज का एक रीजन होता है। तो कंट्री में डिमांड कम क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पीपल कंजम्पशन करना कम कर दिए हैं एंड सेविंग करना स्टार्ट कर दिए। बिकॉज जब कोई पीपल कंजम्पशन कम कर रहा है, ऑन द अदर हैंड दे आर टेंड्स टू सेव, वो सेव करना चाह रहे हैं। बिकॉज आवर इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। हम जो कमाते हैं वो दो ही चीज करते हैं, या तो सेव करेंगे या तो कंज्यूम करेंगे। तो पीपल कंज्यूम कम कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया। पहले वो 5% टैक्स लेता था, अब वो 15% टैक्स लेने लग गया। तो गवर्नमेंट जब अपना टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो पीपल ऑन द अदर हैंड, जब टैक्स ही बढ़ रहा है तो पीपल को अपना कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। एंड जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो भैया एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, बिकॉज C plus I is nothing but aggregate demand. Decrease in government expenditure, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया। फ्रॉम 100% ऑफ रेवेन्यू, पहले वो 40% ऑफ इनकम अपने
गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स में लगाते थे फॉर पब्लिक, बट वो डिक्रीज करके अब 20% ही लगा दिए। जब गवर्नमेंट इज डिक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर तो हम अपना डिमांड कहां से करेंगे, which reduces the consumption and investment expenditure, जिस aggregate demand डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट गया। अब इन्वेस्टमेंट क्यों घटेगा, बिकॉज बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, फ्रॉम 5% टू 20% कर दिया बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगेन पीपल डिमांड कम कर देगा, पीपल का कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा और एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, जिससे कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा। राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ गया। अब इंपोर्ट, बिकॉज हम ये चैप्टर अपने कंट्री में पढ़ रहे हैं तो हमको अपने कंट्री के एक्सपोर्ट से मतलब है, ना कि इंपोर्ट से। तो इंपोर्ट क्यों बढ़ गया, बिकॉज ऑफ लोअर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ता मिल रहा है। कोई चीज का प्रोडक्शन अगर इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे चाइना से, चाइना में बहुत सस्ता, फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बहुत सस्ता मिलता है, तो हम लोग दूसरे देश से इंपोर्ट कराते हैं बिकॉज ऑफ लोअर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। तो दिस रीजन के चक्कर में हमारे कंट्री में उस चीज का डिमांड कम हो गया। फिर है फॉल इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट हमारे कंट्री में क्यों घट गया, बिकॉज हमारे कंट्री में वो चीज बहुत महंगा है। तो अगेन डेफिशिएंट डिमांड टुक प्लेस बिकॉज ऑफ फॉल इन एक्सपोर्ट ड्यू टू हायर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। सो दीज आर द रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड जो मैंने बताया है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या, बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को दोनों का रीजन याद करना। आप एक का रीजन याद करो और उसका पॉजिटिव बोलते जाओ। जैसे एक्सेस डिमांड का क्या क्या रीजन था, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस, इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन एक्सपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, फॉल इन इंपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट। इससे आप बेटर आप समझ पाओगे, बिकॉज एट द एंड हमको याद करके वहां लिखना है। समझने से तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, बट जब आप याद नहीं करोगे तो भैया आप लिख कैसे पाओगे। चलो डन हो गया। अब अगेन इंपैक्ट, अब इसका भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा। तो क्या इंपैक्ट है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल पे। जब कंट्री का ऑलरेडी डिमांड बहुत कम है, तो अगेन जब डिमांड प्लान पता था कि भैया इतना डिमांड होगा, बट एक्चुअल में और कम हो गया, तो जब पता चल चुका है तो वी विल डिक्रीज आउटपुट। अब आउटपुट घटाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट को भी घटाना पड़ेगा, सिर्फ आउटपुट घटाने से तो नहीं चलेगा, अब एम्प्लॉयमेंट भी घटाएंगे। सपोज 500 यूनिट्स को सपोज 10 एम्प्लॉयज मिलकर बनाते थे, सो 300 यूनिट्स को कहीं ना कहीं वो 7 एम्प्लॉयज मिलकर बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल को भी कम करना पड़ेगा, विच लीड्स टू डिफ्लेशन। सो दो पार्ट तो मैंने डन कराया, एक्सेस डिमांड, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, रीजन एंड इंपैक्ट, डेफिशिएंट डिमांड, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, रीजन एंड इंपैक्ट। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया, मतलब या तो वो एक्सेस डिमांड है या तो वो डेफिशिएंट डिमांड है। अब आपको क्वेश्चन में सर्च करना है कि इट्स टॉकिंग अबाउट डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन डिमांड देन एक्सेस डिमांड, एंड इफ इट्स टॉकिंग अबाउट डिक्रीज इन डिमांड देन डेफिशिएंट डिमांड। चलो ये भी डन करा दिया बच्चों के लिए। अब द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये झटपट फटाफट होगा। What is excess demand? Excess demand refers to the situation when aggregate demand is more than aggregate supply as compared to full employment output. Deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply as compared to full employment level of output. It gave rise to inflationary gap. It gave rise to deflationary gap. चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस डिमांड के कारण इट लीड्स टू ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। अब डिमांड बहुत ज्यादा है तो आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते, तो इसको, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो दैट इज सेड टू बी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब कहां से लाएंगे, ओवर हो गया, अब डिमांड ओवर हो गया तो एम्प्लॉयमेंट भी ओवर हो गया, अब एम्प्लॉयमेंट ला नहीं पाएंगे, तो इसके चक्कर में इट लीड्स टू ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट and it leads to under employment. Under employment क्यों होगा, because अब employment आउटपुट कम हो गया, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया, आउटपुट कम करेंगे, और आउटपुट कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब याद रखना ये भी वीवीआईपी है। वीवीआईपी अगर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बोला मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, और अगर वहां पर लिखा अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बोल रहा है। ये सब कीवर्ड्स है जो आपको एकदम रट के जाना है। ठीक है, it does not lead to change in output and employment, it leads to decrease in output and employment,
it gave rise to increase in price, it leads to decrease in price, done. It leads to inflation and it leads to deflation, done. And the last आप ग्राफ बना कर आओ, आपको 4 में 4 डन। ये भी हो गया सर, एकदम सटासट सर ने बता दिया, एक एक चीज मैंने बताया जो बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर में पीवाईक्यू में पूछा गया है। चलो अब द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थोड़ा सा बोरिंग होगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बता रखा है मनी एंड बैंकिंग में। अब एक्सेस डिमांड आ रहा है तो भैया इसको ठीक भी करना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी चीज का ज्यादा होना क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, किसी चीज का कम होना क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इकोनॉमी को हमेशा बराबर चलना है। अब इसको ठीक करने के लिए देयर आर टू पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को ठीक करने का दो पॉलिसीज है जो हम डिस्कशन करेंगे, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। नोट डाउन कर लो वीवीआईपी, नोट डाउन कर लो वीवीआईपी, वीवीआईपी स्टार 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 एंड स्टार, बहुत ज्यादा जरूरी है। चल तो सर व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? Fiscal policy refers to government taxation policy and public expenditure policy, completely known as fiscal policy. Tax का policy, डटी कलर हो गया येलो, टैक्स का पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है फिस्कल पॉलिसी। चल फिर आता मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम लोग मनी एंड बैंकिंग में भी डिस्कशन कर रखा है। So monetary policy refers to change in policy of money with the help of quantitative and qualitative instrument. Money के पॉलिसी में चेंज करना, चेंजेस लाना with the help of quantitative and qualitative and qualitative instrument that is said to be monetary policy. So एक एक करके डिस्कशन करते हैं या डिस्कशन करते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वैसे पढ़ना। चलो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी में आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मजा नहीं आया? विच कलर विच कलर डू यू चूज? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। ये 4 पॉइंट आप रट के जाना। फिस्कल में ये 4 पॉइंट आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। ये तो भैया पॉइंट का नाम आपने बताया। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो बताओ। तो सबसे पहले एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में मनी का सप्लाई को कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई मार्केट से सारा पैसा एब्जॉर्ब करेगा। जितना भी मार्केट में पैसा वो सारा पैसा एब्जॉर्ब करेगा, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा। ये पहले बेसिक जान लो, फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन कराएंगे। अब एक चीज और देख लो पहले, असम्पशंस। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है मतलब C प्लस I ज्यादा है, हमको एग्रीगेट डिमांड कम करना पड़ेगा, मतलब C प्लस I को कम करना पड़ेगा। जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। ये असम्पशंस था, मैं फिर से बता रहा हूं। असम्पशंस क्या है? एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, पैसा ज्यादा होने से पैसा एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, वो पैसा को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने का अलग अलग तरीका होगा, वो हम डिस्कशन करेंगे। सो गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सेम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या, मार्केट में ऑलरेडी बहुत डिमांड है, डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगा। सो गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटी बहुत खर्च करता है। So in case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, government will decrease the expenditure. Government अपना expenditure कम कर देगा। जब government अपना expenditure कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम हो जाएगा। जब हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हुआ मतलब एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, एंड जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, so this is how the situation of excess demand is controlled or corrected. Same है, government spend huge amount of money on various infrastructure developmental activity. So in case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, government will decrease the expenditure, which consequently decreases the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand in the economy will decrease and the situation of excess demand is controlled or corrected. Done. इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस, अगेन डिमांड बहुत ज्यादा है
डिमांड कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगा। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा पीपल डिमांड नहीं करेगा, ना तो वो कंजम्पशन करेगा ना तो इन्वेस्टमेंट करेगा। जब सी और आई, ना तो कंजम्पशन हुआ ना तो इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड। So in case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, government will increase the rate of taxes, consequently which decreases the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand from the economy will decrease and situation of excess demand is controlled or corrected. चलो सर, ये भी डन हो गया। अब आता है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। ये बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक में क्या करना है बच्चों? अगेन मार्केट में बहुत पैसा है, तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई क्या करेगा? पब्लिक का सारा पैसा एब्जॉर्ब कर लेगा। बोरोइंग के नाम पे अलग अलग स्कीम का लालच देगा, अलग अलग स्कीम्स बताएगा, आप यहां इन्वेस्ट करो, आप ये लो, आप ये खरीदो। तो पीपल का सारा पैसा वो अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया। जो पीपल का सारा पैसा एब्जॉर्ब कर लिया, तो ना तो वो कंजम्पशन कर पाएंगे ना तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिसके चक्कर में एग्रीगेट डिमांड इज कंट्रोल और करेक्टेड। अगेन सेम चीज, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज more than aggregate supply, government will increase the borrowing from public. As a result, less amount of fund will be left over by public. Public के पास पैसा कम बचेगा, consequently which decreases the consumption and investment expenditure, जिससे हमारा consumption and investment expenditure कम हो जाएगा। And this is how the situation of excess demand is controlled or corrected. Decrease in borrowing from RBI, अब RBI से borrowing हटा देंगे, ठीक है, बिकॉज जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, वो जब भी जरूरत होता है, वो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई से वो बोरो करता है। कौन? कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई बोला बाबू अब हम तुमको बोरो नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, तुमको जो भी करना अपनी मैं नहीं दूंगा, बिकॉज तुमको देंगे तो बाबू पब्लिक में बांटेगा और पब्लिक डिमांड पे डिमांड करेगा। सो डिक्रीज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरो कम कर देंगे। अब जब आरबीआई से ही बोरो कम कर दिए तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा नहीं। अब जब पीपल कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं आया तो पीपल के पास पैसा नहीं आएगा। अब पीपल के पास पैसा नहीं आएगा तो भैया दे विल डिक्रीज देयर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, वो अपना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। एंड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड। In case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, government will decrease borrowing from RBI. As a result, less amount of liquidity will be left over in the economy. पैसा कम बचेगा and consequently which decreases the consumption and investment expenditure, and this is how the situation of excess demand is controlled or corrected. Done. प्लीज मेक श्योर करके चलना, ये सारे के सारे टॉपिक जो भी मैंने डिस्कशन कर रखा है ये सारा एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट, बिकॉज यू नो फिस्कल पॉलिसी में 4 पॉइंट आएगा, बट फिस्कल में क्या बढ़ेगा क्या घटेगा ये आपको याद करके जानना है, बिकॉज वहां पर एक्सपेरिमेंट नो नीडेड, नॉट नीडेड एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आप धड़ धड़ लिखना स्टार्ट करना। तो प्लीज मेक श्योर करके चलना है, विदाउट एनी मिस्टेक आपको काम करना है। चलो ये हो गया। अब आता है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड का मॉनेटरी पॉलिसी। चलो ये तो मनी एंड बैंकिंग बता दिए थे, बट थोड़ा सा एंड में ये चेंजेस लाएंगे। मनी एंड बैंकिंग में सेम है, ये भी सेम है, बट थोड़ा सा यहां पर एडिशनल लाइन ऐड करेंगे जो अभी बताऊंगा। सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू चेंज इन पॉलिसी ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। What is quantitative instrument? Quantitative instruments are those instruments which focus on overall supply of money in the economy, and qualitative instruments are those instruments which focus on selected sectors of money in the economy. Overall supply कौन देखेगा? Quantitative. Selected sector कौन देखेगा? Qualitative. ये तो पहले भी बताया है। अब quantitative instrument में क्या क्या आएगा सर? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर एंड एसएलआर, ये आपके बारे में डिस्कशन करना है। चलो अब अगेन मैंने बताया था मनी एंड बैंकिंग में भी कि एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई क्या करेगा? मार्केट से या कमर्शियल बैंक से सारा पैसा एब्जॉर्ब करने के पीछे भागेगा। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है? सब बढ़ता है, और डिफ्लेशन में सब घटेगा। तो आप चेक कर सकते हो, हर जगह लिखा है इंक्रीज इन बैंक रेट, increase in repo rate, open market operation, increase in reserve ratio, increase in SLR, increase in CRR। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। So bank rate refers to the rate at which central bank lends money to commercial bank. So in case of excess demand, जब excess demand है मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सेंट्रल बैंक बोला भैया डिमांड बहुत हो गया, पैसा बहुत है तुम्हारे पास, सारा पैसा हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो
तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना बैंक रेट बढ़ा देगा। पहले बैंक रेट था सपोज 10% बैंक रेट था, अब वो बैंक रेट 20% कर देगा। कमर्शियल बैंक का लेंडिंग रेट वो बढ़ा दिया फ्रॉम 10 to 20%। जब अपना लेंडिंग रेट बढ़ाया, दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, कमर्शियल बैंक से अपना लेंडिंग रेट बढ़ाया, तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा। सपोज वो 20% लेता था, वो 40% लेगा, बिकॉज कमर्शियल बैंक अपने पॉकेट से तो पे नहीं करेगा। अब कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाया तो पीपल को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा कि भैया हमको 20% पहले देना था, 40% देना है, सो दे विल फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव, जिसके चक्कर में पीपल डिस्करेज होंगे, भैया अब अभी लोन मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अब जब वो लोन ही नहीं लेंगे तो भैया उनका कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, एंड एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो सिचुएशन इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड। सेम लिखा हुआ है कि in case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, central bank will increase the bank rate, which increases the cost of borrowing. This forces the commercial bank to increase their lending rate. As a result, borrower will find it less attractive, which discourages the borrower to take loan, which reduces the supply of credit or supply of money in the economy. Supply कम हो गया, supply कम होने से consequently which decreases the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand in the economy will reduce and situation of excess demand is controlled or corrected. Same repo rate में भी रहेगा। repo rate is a type of rate in which central bank lends money to commercial bank for short term purpose, छोटे टाइम पीरियड के लिए देता है। तो अगेन इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई वो अगेन सेम जस्ट लाइक बैंक रेट वो अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देगा। जैसे ही वो अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा, कमर्शियल बैंक को अपना लेंडिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जिससे पब्लिक विल फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव, वो डिस्करेज हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट डिमांडिंग लेस एंड लेस कमोडिटी, जिससे कंजम्पशन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एंड एग्रीगेट डिमांड इज कंट्रोल और करेक्टेड। ये सेम लाइक बैंक रेट है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई। आरबीआई के बिहाफ, गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटी को डील करता है, या तो खरीदता है या तो वो बेचता है। अब अगेन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई क्या करेगा? अगेन कमर्शियल बैंक से या पब्लिक का सारा पैसा वो एब्जॉर्ब करेगा। वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा? वो अपना सारा सिक्योरिटी को सेल कर देगा, सारा सिक्योरिटी को सेल कर देगा, जिससे दे विल सोक एंटायर लिक्विडिटी, वो सारा का सारा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया तो मार्केट में पैसा कम बचा, जिससे मार्केट में कंजम्पशन कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, एंड एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गया, and this is how the situation of excess demand is controlled or corrected. Reverse repo rate. Reverse repo rate क्या होता है? Reverse repo rate is a type of rate in which central bank that is RBI accept deposit from commercial bank. Commercial bank से पैसा accept करता है, जिस रेट पे वो accept करता है, that is said to be reverse repo rate. So again in case of excess demand, जहां पर डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, सेंट्रल बैंक देगा भैया बहुत पैसा तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा सारा पैसा सोक कर लूंगा। वो नया नया स्कीम दिया कि भैया आप अगर मेरे पास इन्वेस्ट करोगे, आप पब्लिक को देने से बेटर मेरे पास इन्वेस्ट करो, पब्लिक से आपको 20% रिटर्न मिलता है, मैं आपको 40% रिटर्न दूंगा, और कमर्शियल बैंक को तो भैया प्रॉफिट कमाना है, वो किसी का नहीं है, तो दे विल स्टार्ट पार्किंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ फंड, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई में जमा कर देगा, जिससे मार्केट में पैसा कम हुआ। मार्केट में पैसा कम हुआ तो पीपल ना तो डिमांड कंजम्पशन करेगा, ना तो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों नहीं करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हुआ, एंड सिचुएशन इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड। ठीक है, सो रेपो रेट इज अ टाइप ऑफ रेट इन विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, central bank will increase the reverse repo rate. As a result, more and more amount of fund will be parked by commercial bank in central bank that is RBI, and less amount of fund will be left over by commercial bank, उसके पास पैसा कम बचा, consequently which decreases the consumption and investment expenditure, जिससे हमारा consumption और investment कम हो गया, and this is how the aggregate demand is also reduced and situation is controlled or corrected. अब आता है statutory liquidity ratio, statutory
एंड कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर एंड एसएलआर आता है। अब इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बैंकिंग वाले वीडियो में भी मैंने बताया है। एक होता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। इस लीगल रिजर्व रेशियो को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एसएलआर एंड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन लोग दोनों का सम सीआरआर एंड एसएलआर का सम को बोलते हैं एलआरआर। द सम ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर इज सेड टू बी एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। ये लीगल रिजर्व रेशियो जो है डिसाइड करने वाला सबके पापा, दैट इज आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करते हैं कितना लीगल रिजर्व रेशियो होना है। सपोज पर्सन ए है, पर्सन ए के पास 1000 रुपीज है। ये क्या किया, अपना बैंक में पैसा जमा किया 1000, बिकॉज आजकल लोग कैश रखते नहीं है, सब बैंक में डिपॉजिट करते हैं खटाखट। अब ये क्या किया कि 1000 रुपीज एसबीआई बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ये डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, एसबीआई में डिपॉजिट तो कर दिया सर ने। अब एसबीआई क्या करते हैं, वो अपने पास कुछ पैसा रखते हैं और वो बिकॉज हमको मल्टीप्लाई करके पैसा देते हैं। तो ये क्या किया, 1000 डिपॉजिट करने के बाद कमर्शियल बैंक दैट इज एसबीआई क्या किया, इनको लोन प्रोवाइड कर देता किसी पर्सन को। बट वो एंटायर 1000 रुपीज को वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है एज पर आरबीआई नॉर्म्स। तो आरबीआई बोलता है कि भैया आपको जितना भी पैसा का लोन देना आप दो, लेकिन उसमें से कुछ पैसा अपने पास हमेशा रिजर्व करके रखना है। 10% बोला आपको रखना है, तो 1000 का 10% वो 100 रुपीज आप अपने पास रखो कमर्शियल बैंक में, और कुछ पैसा मेरे पास भी जमा कर दो इन अ फॉर्म ऑफ सीआरआर। सपोज 20% वो डिपॉजिट कर जमा कर दिया, मतलब 100 यहां पर 200 यहां पर, तो टोटल एलआरआर कितना हुआ आपका 300 हो गया, एकदम परफेक्ट 300 हो गया। अब मार्केट में बचा 700। अब आप 700 का लोन आसानी से जिसको लोन देना है दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोग दोनों का सम को बोलते हैं एलआरआर। अब कमर्शियल बैंक जो पैसा अपने पास रिजर्व करके रखता है उसको बोलते हैं एसएलआर। सेंट्रल बैंक जो अपने पास रिजर्व करवाता है सीआरआर। कमर्शियल बैंक अपने पास जमा करेगा एसएलआर, सेंट्रल बैंक जमा करेगा अपने पास सीआरआर। चलो ये हो गया। अब अगेन यहां तो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में सब बढ़ता है और डिफ्लेशन में सब घटता है। तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई बोला बाबू अब इंस्टेड ऑफ 30% अब आप बढ़ा दो अपना लेंडिंग रेट, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ 10% आप अपने पास 20% दैट इज कमर्शियल बैंक के पास 20% जमा करो, दैट इज 200। अब यहां पर जब आप 20% जमा करते थे, अब आप 40% जमा करो, डबल कर दिया 40%। मतलब पहले एलआरआर 30% था, अब 20 + 40 60 होगी, अब वो 60% कर दिया। पहले 30% में 300 मेरे पास जमा करना पड़ता था, अब आप 600 जमा करोगे। 300 में 700 आप लोन प्रोवाइड कर सकते थे, अब आउट ऑफ 1000 आप 600 तो एलआरआर बना दिया, तो बचा कितना 400। अब आप 400 ही सप्लाई कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जब सेंट्रल बैंक अपना एसएलआर एंड सीआरआर दोनों बढ़ा दिया तो मार्केट में कम पैसा बचा। पैसा कम बचने के कारण विच रिड्यूसेस द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पीपल का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम हो गया, एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड। तो ये था आपका सीआरआर एंड एसएलआर। अब इसको एक एक करके डिस्कशन करते हैं, मैंने एग्जांपल के रूप में बता दिया, अब इसको डर्टी कर दिया, इसको मिटाते हैं फटाफट। अब यहां पर बोला है statutory liquidity ratio, it refers to a fixed percentage of bank's total deposit which is to be kept in a form of liquidity with commercial bank. In case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, central bank will increase the SLR. As a result, जब central bank SLR बढ़ा दिया तो more amount of fund will be kept by commercial bank and less amount of fund will be left over, which consequently decreases the consumption and investment expenditure, and as a result level of aggregate demand is controlled or corrected. The situation of excess demand is controlled or corrected. CRR, what is cash reserve ratio? It refers to the minimum percentage of bank's total deposit which is to be kept with RBI. So in case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, central bank will increase the CRR. As a result, more and more amount of fund will be parked by commercial bank in central bank, that is RBI, and less amount of fund will be left over by commercial bank. Consequently, which decreases the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand in the economy will reduce and situation of excess demand is controlled or corrected. Done. Monetary policy मैंने डर करा दिया। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी में आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फटाफट करते हैं।
So qualitative instruments are those instruments मैंने बताया which focus on selected sectors of economy, ये गिना चुना एरिया पर ही काम करते हैं, जैसे margin requirement and rationing of credit. Again एक्सेस डिमांड में सब बढ़ेगा बिकॉज इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में सब बढ़ेगा और डिफ्लेशन में सब घटेगा. So margin requirement refers to the difference between amount of loan and value of security offered for loan. In case of excess demand where aggregate demand is more than aggregate supply, central bank will increase the margin requirement. Margin requirement बढ़ा देगा. As a result, borrower will find it less attractive. वो attractive नहीं find out करेगा, जिसके चक्कर में they will decrease the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand in the economy will reduce and situation of excess demand is controlled or corrected. मतलब सेंट्रल बैंक अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया. पहले 1 लाख का लोन लेने के लिए 1,20,000 डिपॉजिट करना पड़ता था इन अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. अब इंस्टेड ऑफ 1 लाख का लोन लेने के लिए इंस्टेड ऑफ 1,20,000 अब आपको 1,80,000 डिपॉजिट करना है. डिफरेंस कितना का है? 80,000. पहले सिर्फ 20 था, अब 80,000 है. ऑब्वियसली पब्लिक को अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा, इसके चक्कर में दे विल फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव, उनको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा. एंड जब अट्रैक्टिव ही नहीं लगेगा तो दे विल डिक्रीज द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा एंड सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी. अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी में क्रेडिट का कोटा को फिक्स किया गया. सब्सिडी में, एलपीजी में, गैस में, बहुत सारे राशन कार्ड्स में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया गया है. तो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई देखा भैया बहुत मनी यू हैव, आई टेक ओवर ऑल योर मनी, तो अपना राशनिंग ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया. आउट ऑफ 100% ऑफ रेवेन्यू में से पहले वो 30% ऑफ रेवेन्यू क्रेडिट का कोटा में फिक्स करते थे, अब बोला मैं डबल कर दूंगा 60%. तो पहले उनके पास 70% रहता था लोन देने के लिए, अब उनके पास मात्र बचेगा 40% ऑफ इनकम. इसके चक्कर में कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कम होगा एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. डन. मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड डन. अब द लास्ट टॉपिक जो है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड. अगेन जस्ट लाइक एक्सेस डिमांड का ऑपोजिट रहेगा. फटाफट सर करके खत्म करो, वीडियो को ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है वीडियो. सो मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड दो है. अगेन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेम है. Fiscal policy refers to government taxation policy and public expenditure policy, completely known as fiscal policy. Monetary policy refers to change in policy of money with the help of quantitative and qualitative instrument. Again fiscal में चार आएगा: government expenditure, tax rate, borrowing from public, borrowing from RBI. Again deficient demand है. Deficient demand मतलब deflation. Deflation मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा. सप्लाई बढ़ेगा कैसे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर. सो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो अगेन गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटी. सो गवर्नमेंट यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा. जब गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो पब्लिक अपना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा. जब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. दूसरा, डिक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस. मार्केट में देखा डिमांड बहुत कम है, डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स कम करना पड़ेगा. जैसे ही गवर्नमेंट अपना टैक्स कम किया, पीपल फटाफट डिमांड एंड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए. जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया एंड सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. So in case of deficient demand where aggregate demand is less than aggregate supply, government will decrease the tax rate which increases the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand in the economy will increase and situation of deficient demand is controlled or corrected. Borrowing from public. अब मार्केट में ऑलरेडी देखा है भैया डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड बहुत कम है. अब मार्केट में पैसा का सप्लाई बहुत कम है. डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है मार्केट में पैसा का सप्लाई बहुत कम है, तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा. सप्लाई बढ़ाने के लिए बोला अब हम पब्लिक से बोरो नहीं करेंगे, पब्लिक के पास पैसा है, रहने दो. तो सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक. सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई पब्लिक से बोरो कम कर देगा. एज अ रिजल्ट मोर अमाउंट ऑफ फंड विल बी लेफ्ट ओवर बाय पब्लिक. पब्लिक के पास पैसा बहुत बच गया. जब पब्लिक के पास पैसा बच गया तो दे विल स्टार्ट increasing consumption and investment expenditure and the level of aggregate demand in the economy will increase and situation of
deficient demand is controlled or corrected. Last, borrowing from RBI. आरबीआई से बोरोइंग बढ़ा देंगे बिकॉज सबके पापा कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई. पैसा वाला इंस्टीट्यूशन, सबसे रिचेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन है? आरबीआई. सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई. तो ये बोरिंग बढ़ा देगा. बोले जब तुमको पैसा का जरूरत है, जब तुमको पैसा चाहिए, पापा इज देयर, आई विल प्रोवाइड यू लोन. तो सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज बोरोइंग, प्रोवाइड कर देगा बोरोइंग. एज अ रिजल्ट जब बोरोइंग कर लिया तो मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ गया. Consequently, which increases the consumption and investment expenditure. As a result, the level of aggregate demand in the economy will increase and situation of deficient demand is controlled or corrected. So, यहां तक मैंने बता दिया. सेम है. फिजिकल पॉलिसी में 4 आएगा: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई. डन. चलो, अब आता मॉनेटरी पॉलिसी. सेम है. मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू चेंज इन पॉलिसी ऑफ मनी with the help of quantitative, याद है, quantitative and qualitative instrument. चलो अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं. जस्ट एकदम अपोजिट रहेगा. तो अगेन डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन में सब घटता है. सो अगेन सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द बैंक रेट, ये पढ़ेंगे. सो इन केस ऑफ deficient demand where aggregate demand is less than aggregate supply, central bank will decrease the bank rate, which decreases the cost of borrowing. This forces the commercial bank to decrease their lending rate. वो अपना lending rate कम कर देगा. As a result, the consumption and people will find it more attractive. People को बहुत attractive लगेगा. Attractive लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा consumption करेगा, ज्यादा से ज्यादा investment करेगा, and the situation of deficient demand again control या correct हो जाएगा. मतलब सेंट्रल बैंक देखा भैया मार्केट में बहुत पैसा का कमी है, हम lending rate कम कर देते हैं. 20% से हम 10% कर दिए. सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई का lending rate कम हो गया फ्रॉम कमर्शियल बैंक. सो कमर्शियल बैंक भी अपना लेंडिंग रेट कम कर देगा, फ्रॉम 40% टू 20% कर दिया. अब पब्लिक को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, और अट्रैक्टिव लगेगा तो कंजम्पशन बहुत करेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत करेगा, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा एंड सिचुएशन कंट्रोल. सेम रेपो रेट में जस्ट एकदम कॉपी पेस्ट रहेगा. सेंट्रल बैंक यहां पर सेम रेपो रेट को अपना घटा देगा बैंक रेट की तरह. तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज एकदम सेम है. द ओनली डिफरेंस इज दैट ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है. अब आता है रिवर्स रेपो रेट. अगेन यहां पर भी घटेगा बिकॉज सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई देखा मार्केट में बहुत पैसा का कमी है कमर्शियल बैंक के पास, अब वो गरीब हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, पब्लिक पास पैसा दे रहे, पब्लिक को दे रहे. तो सेंट्रल बैंक अपना रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा. ठीक है, पहले वो 40% देता था, बोला भैया नहीं अब तो हम 5% देंगे, या 5 बहुत कम हो गया, अब हम मतलब पब्लिक से भी कम देंगे. पहले हम 40% देते थे, अब हम आपको 15% ही देंगे. बोला सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक बोला नहीं भाई हम ठीक है, मेरे पब्लिक मेरे पास है, हम पब्लिक को दूंगा. तो से मोर अमाउंट ऑफ फंड विल बी लेफ्ट ओवर बाय कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के बहुत पैसा बचा. अब पैसा बचा तो पीपल विल फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव, पीपल को बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो दे विल स्टार्ट कंजम्पशन, इंक्रीज देयर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. वो अपना कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा एंड द इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. सेम है सीआरआर एंड एसएलआर. सीआरए चेंज हो गया, सीआरआर एंड एसएलआर. मैंने अभी जस्ट बताया कि एलआरआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, एसएलआर एंड सीआरआर. एलआरआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर. तो अगेन डेफिशिएंट डिमांड है, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई देखा मार्केट में बहुत कम पैसा है, पैसा को बढ़ाने के लिए एलआरआर को कम कर दो. मतलब पहले आउट ऑफ 1000 जब पर्सन ए एसबीआई में डिपॉजिट करता था तो उससे 20% कमर्शियल बैंक अपने पास रखता था एंड 40% सीआरआर. मतलब कमर्शियल बैंक अपने पास इन अ फॉर्म ऑफ एसएलआर 20% रखता था एंड कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई में एसएलआर की सीआरआर के रूप में 40% डिपॉजिट करता था. अब वो लोग घटा देते हैं. मतलब टोटल एलआरआर कितना था आपका, 60% जमा करना पड़ता था और लोन आप 400 का ही प्रोवाइड कर सकते हो. अब वो 10% कर दिया और यहां पर 20% कर दिया. तो अब अगेन एलआरआर कितना हो गया, 30%. तो आउट ऑफ 1000 आप 700 का लोन प्रोवाइड कर सकते हो मार्केट में. तो पीपल का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया एंड सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ fixed percentage of bank's total deposit which is to be kept with commercial bank in a form of liquid
So in case of deficient demand, when aggregate demand is less than aggregate supply, central bank will decrease the SLR. As a result, people will find it more attractive लगेगा. The consumption and investment expenditure will increase and situation of deficient demand is controlled or corrected. Same decrease in CRR. अब बोला कमर्शियल बैंक को बोल दिया अब तुमको रखना तो है बट कम रखना पैसा, ठीक है. सो ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास चली गया, जिसके चक्कर में पीपल विल फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव, इससे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल्ड और करेक्टेड. अब आता ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई. तो सेंट्रल बैंक देखा भैया पैसा तो अभी तुमको जरूरत है, इकोनॉमी में जरूरत है, अब हम नहीं छीनूंगा. अब मैं क्या करूंगा, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई वो पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को अच्छा स्कीम देके सिक्योरिटी बेच देगा. सिक्योरिटी बेचने से क्या हो गया कि अगेन वो मतलब कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी परचेस कर लेगा, जिसके चक्कर में मार्केट में मनी का सप्लाई रिलीज हो गया एंड सिचुएशन इज कंट्रोल और करेक्टेड. बिकॉज मार्केट में जब पैसा आया तो पीपल कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिए, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण सिचुएशन इज कंट्रोल और करेक्टेड. डन. सबसे द बोरियस्ट थिंग है ये वाला. अब लास्ट आपका आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. अगेन यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट आएगा एंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट आएगा. अगेन मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन. पहले क्या था, आउट ऑफ 1 लाख का लोन लेने के लिए 1,80,000 इन अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता था. 80,000 डिफरेंस था. अब देखा भैया मार्केट में पैसा तो कम है, पब्लिक तो भाई ऐसे ही रो रहा है, तो हम अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दे रहे हैं. आउट ऑफ 1 लाख का लोन के लिए अब हम सिर्फ 1,20,000 चार्ज करेंगे, सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा. सो पीपल विल फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव. पीपल को बहुत अट्रैक्टिव लगा, जिससे वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया एंड द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल और करेक्टेड. सेम आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट. राशनिंग ऑफ क्रेडिट में सेंट्रल बैंक क्या किया, आउट ऑफ 100% ऑफ द रेवेन्यू वो 60% रेवेन्यू क्रेडिट में दे रहा था, सब्सिडीज में, गैस में, राशन कार्ड में एक्सेट्रा. बोला नहीं अभी पैसा का जरूरत है, हम अपना क्रेडिट का कोटा को कम करते हैं, आउट ऑफ 60 हम सिर्फ 30% देंगे. तो अब मार्केट में अगेन 70% पैसा बचा, जिसके चक्कर में मार्केट में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया एंड एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, जिससे द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज कंट्रोल और करेक्टेड. डन. एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया हूं मैंने, जिससे आपको बहुत अच्छे से कंफर्मेशन मिले. फिस्कल पॉलिसी में इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा, टैक्स रेट बढ़ाएगा, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक बढ़ाएगा एंड आरबीआई घटाएगा. डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन में मार्केट में पैसा बहुत कम है तो खर्चा बढ़ाएगा, टैक्स रेट घटाएगा, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक घटाएगा और आरबीआई बढ़ाएगा. बाकी मॉनेटरी पॉलिसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशन में सब बढ़ता है, डिफ्लेशन में सब घटेगा. द ओनली डिफरेंस इज दैट ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लेशन में सेल करेंगे और डिफ्लेशन में परचेज करेंगे. सो इसी के साथ हमारा द लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त होता है, जिसको हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जानते हैं. बच्चों ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है बिकॉज आपका एग्जाम है और अनटिल एंड अनलेस डिटेल वर्जन नहीं लाऊंगा तो भैया मजा आएगा नहीं. सो बच्चों ओनली फॉर यू ऑल मैंने वीडियो ला दिया सबका. अब बहुत अच्छे से स्कोर करना, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओ. लाइक तो कर दो यार, कमेंट तो कर दो अच्छे से, सर ने इतना मेहनत किया है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. बाय बाय.